राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 18। कौशल्या ने अपने जीवन का बलिदान तो इसलिए दिया कि वो राजा चंद्रदीप के बगैर इस संसार में नहीं रहना चाहती थी। अगर वो जिंदा भी रहती तो तब भी तो उसे और उसकी सुपुत्री को तू कहाँ जिंदा छोड़ने वाला था। उसने सोचा कि जब तेरे हाथों जो मरना है तो फिर कुछ इस तरह क्यों ना करूं कि केवल खुद मरूं और अपनी होने वाली सुपुत्री को तेरे और तेरे पूरे परिवार के लिए मौत का संदेशा बना दूं। असल में कौशल्या का मकसद तो ये था कि उसकी सुपुत्री खास कर तेरा खून अपने हाथों से करे। लेकिन जब तू काली माता को इतनी बड़ी बल्ली चढ़ाएगा तो काली माता तेरी दी हुई इस बल्ली को स्वीकार करके कौशल्या की सुपुत्री को तेरे सुपुत्र के दौरे हुकूमत में पैदा कर देगी। और अगर तेरे सुपुत्र ने भी काली को ये बल्ली चढ़ा दी तो फिर उसके सुपुत्र के दौरे हुकूमत में कौशल्या की बेटी पैदा होगी, क्योंकि काली माता ने कौशल्या का बलिदान स्वीकार किया हुआ है और उसे ये वचन भी किया हुआ है कि वो उसकी बेटी को जरूर पैदा करेगी। पंडित जी, क्या जरूरी है कि मेरे पहले 2 सपूत ही पैदा हों? राय सिंह ने पंडित पंखराज से कहा। बिल्कुल उसी तरह होगा, क्योंकि जिस तरह काली माता कौशल्या की बेटी को तेरे पूरी परिवार के खात्मे का मौका देगी, बिल्कुल इसी तरह वो तुम्हारी दी जाने वाली बलियों की वजह से तुम्हारी नस्ल को भी आगे बढ़ाती रहेगी और हर राजा के पहले 2 सपूत ही पैदा होंगे। तू शायद ये सोच रहा है कि मैं पहली रानी को बलि चढ़ाने के बाद दूसरा बवा कर लूंगा, तो ये तेरी भूल है, क्योंकि तू अपनी दूसरी रानी के साथ पहली रात ही छप्पड़ खट में मर जाएगा। ये बात भी याद रख कि सुंदरियों की तरफ से भी तुझे व्रत ही रखना पड़ेगा। शायद तू ये सोच रहा है कि दूसरा बवा ना सही तो दासियां ही सही। इस बात का पालन केवल तू खुद ही नहीं करेगा बल्कि अपने सपूतों से भी करवाएगा, और वो अपने सपूतों से। राय सिंह, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि काम बहुत मुश्किल है और तू नहीं कर सकेगा। अब तो मैंने तुझे बता दिया है। अगर तू ये करेगा तो फिर तेरी अगली नस्ल तेरे बाप का प्रायश्चित करेगी, और अगर तू ये काम नहीं करेगा तो फिर तू खुद ही भरेगा। पर यह बात तो पक्की है कि प्रायश्चित तेरी ही नस्ल में से किसी ना किसी को करना पड़ेगा। आज ना सही तो कल, और कल ना सही तो परसों। धन्यवाद पंडित जी, जब मैंने इतना कुछ कर दिया है तो फिर ये भी जरूर करूंगा। बलबीर सिंह, क्या तुझे अपने पुरखे राय सिंह की कुछ समझ आई? स्वामी जी, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई है। हम तुझे पूरी बात समझाते हैं, इसीलिए तो तुझे अपनी कुटिया में बुलाया है। फिर जब राय सिंह के 2 सपुत्र पैदा हुए तो उसने अपनी रानी को रातों रात ही काली माता के चरणों में बलि चढ़ा दिया। 103 सुंदर कन्याओं का प्रबंध तो उसने पहले ही कर रखा था। प्रजा कितनी ही जोर क्यों ना लगा ले,
पर राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राय सिंह के साथ भी यही हुआ, क्योंकि जब उसने अपनी प्रजा में से 103 सुंदर कन्याओं को चुना तो लोगों ने रो पीट कर सब्र कर लिया। राजों को शराब जरा जरा कम ही लगा करती है, इसलिए राय सिंह को किसी दुखियारे या दुखियारी की शराब ना लगी। उसने अपना दौर पूरा किया और अपने अंतिम समय अपने दोनों सपूतों को सारी राम कहानी सुनाई, और उसने क्यों और किस तरह अपनी रानी और उनकी माता को बलि चढ़ाया था। राय सिंह के बड़े सपूत ने राजा बनने के बाद जब विवाह किया तो उसके भी आगे से 2 बेटे ही पैदा हुए। उसने भी अपने पिता की तरह काली माता को अपनी रानी और 103 सुंदर कन्याओं की बलि दी। फिर यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा और तुम्हारे पुरखे नस्ल दर नस्ल काली माता को बलि देते रहे। लेकिन उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था कि अपनी प्रजा की लड़कियों को उनके सामने छीनने की बजाय अपने दूसरे सपुत्र की पैदाइश से पहले ही अपने आदमी रातों को भेजते, जिन्होंने ढाटे बांधे हुए होते थे, और वह सुंदर लड़कियों को उनके घरों से उठाकर हवेली के तय खानों में जमा करना शुरू कर देते और मशहूर ये कर देते कि लड़कियों को डाकू उठाकर ले गए हैं। इसी तरह बल्ली वाली रात उनके पास लड़कियां भी पूरी होती और प्रजा भी उनसे खुश होती, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं होता था कि ये काम अपने ही राजाओं का है। पहले राजे तो बलि चढ़ाए जाने वाली लड़कियों की बाकायदा अर्थियां उठवाया करते थे और उनकी चिताएं जलवाया करते थे, लेकिन बाद वाले राजा जो लड़कियों को उनके घरों से रात के वक़्त उठवाया करते थे, उन्होंने बलि चढ़ाई जाने वाली लड़कियों की लाशों को दूर पहाड़ों की गुफाओं में रखवाना शुरू कर दिया, जहां से उनकी लाशों को जंगली दरिंदे आकर खा जाया करते थे। बलबीर सिंह का बलि देने का यह सिलसिला तेरे दादा तक बिल्कुल ठीक चलता रहा। तेरे दादा ने भी तेरी दादी को काली माता की चरणों में बलि चढ़ा दिया था। जब तेरे दादा का अंतिम समय आया तो उसने भी ये बलि वाली बात तेरे पिता और तेरे चाचा दोनों को बता दी और खुद इस संसार से उठ गया। अब राजपाट तेरे पिता के पास आ गया। जिस दिन तेरे पिता का विवाह हुआ उससे ठीक तीसरे दिन तेरे चाचा को एक सांप ने काटा और वो चंद लम्हों के अंदर अंदर मर गया। शादी से ठीक 1 साल बाद तू पैदा हुआ तो तेरी पैदाइश से ठीक 3 दिन बाद तेरे पिता को भी सांप ने काट लिया और इस तरह तेरा दूसरा भाई तो ना पैदा हो सका, पर तेरी माता का खून होने से बच गया। तेरी माता बहुत पातर नारी थी और शायद इसीलिए भगवान ने उसे बलि चढ़ने से बचा लिया और काली के कहे हुए को झूठ कर दिया। अब राजपाट तुझे संभालना था, लेकिन तू बहुत छोटा था, इसलिए तेरी माता ने राजपाट संभाला और जब तू थोड़ा बोलने के काबिल हो गया तो उसने तुझे भी अपने साथ राजगद्दी पर बिठाना शुरू कर दिया। तेरी माता क्योंकि बहुत पात्रता थी और न्याय पसंद नारी थी, इसलिए उसकी सारी खसूसियात तुझ में शामिल हो गईं। फिर अपनी माता की मौत का तुझे पता ही है कि कैसे हुई। जी स्वामी जी, वो रात को ठीक ठाक अपने कमरे में सोई थी, परंतु सुबह जब वो देर तक अपने कमरे से बाहर ना निकली तो मैं खुद उनके देखने कमरे में गया तो आगे वो परलोक सिधार चुकी थी। हाँ बिल्कुल, अब तुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि 2 सपूतों की पैदाइश के बाद काली को रानी साधना के खून की बलि देनी है, इसलिए 2 सपूतों के बाद भी तूने अपनी रानी से संजोग किया। तू समझ रहा है ना कि मैं किस संजोग की बात कर रहा हूँ? जी स्वामी जी, मैं सब समझ रहा हूँ। बस फिर उस संजोग की वजह से तेरी संतान में इजाफा हुआ और तेरी 2 सपुत्रियां पैदा हो गईं। काली ने तेरी सपुत्रियों के जवान होने तक इंतजार किया और जब वो जवान हो गईं तो उसने कौशल्या की बेटी को काली शक्तियों के साथ पैदा किया। तूने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ पैदा हुई। स्वामी जी, मैं यही पूछने वाला था कि वो किस घर में पैदा हुई। अरे मूर्ख, वो किसी के घर में पैदा नहीं हुई, बल्कि कौशल्या के पेट से पैदा हुई। क्या? पर कैसे?
स्वामी जी ये कैसे हो सकता है, मेरा मतलब है कौशल्या कहां से आ गई। तुझे इतना तो मालूम ही है कि कौशल्या ने अपने कमरे में काली को अपने जीवन का बलिदान दिया था और फिर काली ने उसका बलिदान स्वीकार करके उसके कमरे का मोखा और दीवार, रोशनदान और यानी दरवाजा तोड़कर वहां पर पक्की भेत बना दी थी, यानी दीवार बना दी थी जिसको कोई मनुष्य ना तोड़ सका। क्योंकि जो दास या नौकर उस दीवार या भेद के पास जाता तो वो जलकर भस्म हो जाता। जी स्वामी जी, ये तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, पर यह नहीं बताया था कि पक्की दीवार बनाने के बाद काली ने कौशल्या की लोथ बिल्कुल उसी हालत में, यानी सीने में कटार घोंपी हुई या खुबी हुई को लकड़ी के एक ताबूत में बंद करके उसे कमरे के सारे साजो सामान के साथ कमरे में दबा दिया। यानी कमरे के फर्श समेत ये सारा सामान जमीन में धंस गया, जबकि उस कमरे के ऊपर वाला कमरा जो रानी कौशल्या ने बड़े चाव से अपने होने वाली सपुत्री के लिए सजा रखा था, वो जूं का तूं ही रहा, क्योंकि अभी उसकी सपुत्री को पैदा होना था। फिर सालों से साल गुजरते रहे, पुराने राजा मरते रहे, नए राजा बनते रहे। गर्ज के तेरे एक पुरखे ने सोचा कि हमें इस मनहूस हवेली को छोड़कर एक नई हवेली बनानी चाहिए जो कि आबादी के करीब हो। इस ख्याल के जहन में आते ही उसने आबादी में ये तुम्हारे वाली हवेली बना डाली। रियासत का नाम राय सिंह ने खुद ही तब्दील करके राय सिंह रख दिया था। और फिर नई हवेली बनने के बाद तेरे पुरखों ने राजा चंद्रवीप की हवेली भी छोड़ दी। इस तरह लोग चंद्रपुर, राजा चंद्रवीप और उसकी हवेली को बिल्कुल ही भूल गए। मालूम नहीं फिर कितनी ही पीढ़ियां गुजरी, राजा चंद्रवीप की हवेली आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील होना शुरू हो गई। क्योंकि एक तो उसकी देखभाल कोई नहीं करता था, दूसरा बारिश और सैलाबों ने उसे बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया था। जब वो हवेली खंडर में तब्दील हुई तो फिर भी उसका एक हिस्सा बिल्कुल सलामत रहा, क्योंकि उस हिस्से के एक कमरे में रानी कौशल्या का ताबूत दबा हुआ था। वक्त बदला, तू पैदा हुआ, तेरी औलाद जवान हुई तो काली ने पुरानी हवेली के खंडर के एक कमरे में दबे हुए ताबूत का ढकना खोला तो उसमें कौशल्या बिल्कुल उसी हालत में सीधी लेटी हुई थी जैसे वो काली को अपना जीवन के बलिदान के बाद फर्श पर गिरी थी। उसकी छाती में दस्ते तक खुबी हुई कटार भी दिखाई दे रही थी और उसका बड़ा हुआ पेट जिसमें उसके होने वाली बेटी थी वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। कौशल्या के चेहरे पर मौत की सख्ती के आसार थे और उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे, जैसे मरते समय भी उसे अपने होने वाली बेटी की चिंता ही लगी हुई थी। कौशल्या के शरीर की सारी बातें सदियों पहले वाली ही थीं, सिवाय एक बात के, और वो बात ये थी कि उसका पेट हिल रहा था, जैसे उसके पेट में से कोई चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर तक उसका पेट हिलता रहा और फिर उसके दोनों जांघियों के दरमियान एक बहुत ही सुंदर बच्ची बड़ी हुई नजर आई। बच्ची तो थी बहुत ही सुंदर, पर उसके चेहरे पर मौजूद क्रोध को देखकर डर लगता था। पैदा होने के बाद ना ही तो बच्ची ने अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाली और ना ही उसने हाथ पांव मारे, बल्कि उसने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो ताबूत में पड़ी हुई कौशल्या का सारा शरीर उस बच्ची के शरीर के नीचे छुप गया, क्योंकि अब वो बच्ची जवान हो चुकी थी और अपनी माता यानी रानी कौशल्या के ऊपर लेटी हुई थी। ताबूत में से बाहर निकलकर उसने सबसे पहले अपनी माता के सीने में खुबी हुई कटार को खींचकर बाहर निकाला और फिर उसकी पेशानी को बोसा देकर ताबूत का ढकना बंद कर दिया। ढकना बंद करने के बाद वो उसी कमरे में मौजूद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में पहुंची तो उसे वहां हर चीज मिली जो रानी कौशल्या ने उसके लिए बनवाई थी। रानी कौशल्या ने अपनी बेटी के लिए
एक दिन की उम्र से लेकर उसके ब्याह तक के सूट, साड़ियाँ, जूते, जेवरात और श्रृंगार का हर वो सामान जो एक राजकुमारी के पास होना चाहिए, कमरे में मौजूद अलमारियों में भर दिया था। जब पहली बार कौशल्या की बेटी काली साड़ी और काला ब्लाउज पहनकर और कटार अपनी साड़ी में छुपाकर अपने कमरे से नीचे उतरकर अपनी माता के कमरे में पहुंची, तो कमरे की दीवार की जिस जगह से काली ने दरवाज़ा उखाड़कर भेंत बनाई थी, वहां पर दरवाज़ा दिखाई देने लगा। वो उस दरवाजे में से बाहर निकल गई, जबकि पीछे दरवाजे की जगह पर खुद ब खुद ही दीवार बन गई। ये उस सुंदरी की काली शक्ति का पहला चमत्कार था। खंडर से निकलकर वो सीधी तेरी हवेली की तरफ आई, ताकि एक ही रात में वो तेरे सारे परिवार के क्रियाक्रम का प्रबंध कर दे। लेकिन वो उस वक़्त हैरान हुई जब हवेली के गेट के साथ हाथ लगाते ही उसे अपना शरीर जलता हुआ महसूस हुआ। वो तड़प कर पीछे हटी और आंखें फाड़ फाड़ कर हवेली के गेट को देखने लगी। उसने तेरी हवेली के इर्द गिर्द कोई 6-7 चक्कर लगाए कि शायद उसे अंदर जाने के लिए कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर ना आया। आखिर उसने दीवार पर चढ़ने का सोचा, और जो ही उसने दीवार के साथ हाथ लगाया तो दीवार ने उसे उछालकर बहुत दूर फेंका। जमीन पर गिरते ही वो खारिशज़दा कुतिया की तरह तड़पने लगी। काफी देर तक वो यूं ही तड़पती रही, और फिर जब उसकी तकलीफ थोड़ी कम हुई तो वो उठकर खंडर की तरफ चल दी। अब मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मन ये पूछने के लिए बेअकल हो रहा है कि वो सुंदरी हवेली के अंदर क्यों नहीं दाखिल हो सकती थी। बिल्कुल यही बात है स्वामी जी, मैं आपसे यही पूछने वाला था। अरे बिलबीर सिंह, मैं सब जानता हूँ, बात तेरे मन में होती है, पर मुझे तेरे चेहरे पर नजर आ जाती है। पहले तो जरा तू ये बता कि उस मोरी के कीड़े का तूने क्या किया। स्वामी जी, उस मोरी के कीड़े को तो आपने बहुत ही गंदी मौत मारा। उसका सर फटा हुआ था और गर्दन कटी हुई थी। पर स्वामी जी, एक बात जो हम में से किसी को भी समझ नहीं आई, वो ये थी कि आपने उस मोरी के कीड़े के दोनों हाथों की उंगलियां किस तरह काटी थीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी गर्दन काटी थी, बल्कि उसकी गर्दन के साथ ही उंगलियां कट गई थी। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ स्वामी जी कि उसकी उंगलियां कैसे कट गईं। अरे छोड़ इस फजूल बात को, तेरा क्या लेना देना इस बात से, तू अपने पुरखों की बात सुन। वो तो मैं सुन ही लूँगा स्वामी जी, पर पहले ये बात बता दे। दरअसल मैंने उस पर अपनी माला का वार किया था। माला सीधी उसके गले में जाकर फंदे की तरह पड़ी और उसने माला को तोड़ने के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियां उसमें डाल दी। लेकिन ये माला उस वक़्त तलवार बनी हुई थी। मैंने हवा ही में उसको गांठ लगाई और उस गांठ ने ना सिर्फ उस मोरी के कीड़े का गला काट डाला, बल्कि उसकी उंगलियों को भी काटती हुई निकल गई। स्वामी जी, क्या आपने इसके पास जाकर माला को गांठ लगाई थी? अरे नहीं, हवा में केवल इशारे से गांठ लगाई थी। स्वामी जी, आप बहुत महान हैं। अब चूंकि बात निकल ही पड़ी है तो ये भी बता दे कि आप हवेली में किस रास्ते से दाखिल हुए थे, क्योंकि दरबान तो कहता है कि आप ना ही तो इसे आते हुए दिखाई दिए और ना ही हवेली से बाहर जाते हुए। अरे घने, तू बहुत चातर बन रहा है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तेरी सारी चतुराई को। तेरा मन यही चाह रहा है ना कि मैं तुझे सारी बात बता दूं। अगर आप बता देंगे तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। अबे छोड़, क्यों बात को लंबा कर रहा है? नहीं स्वामी जी, अब तो आपको पूरी बात बतानी ही पड़ेगी। अरे मूर्ख, तू मेरे चरणों को ना पकड़ा कर, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी, मेरा आपके चरणों को पकड़ना आपको बुरा लगता है? अरे नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? बात यह है कि तुझे भी भगवान ने बहुत मान तान दिया हुआ है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं आपको महान पुरुष कहता हूँ। चल छोड़, अब बात सुन। जिस रात से तू हमारी कुटिया में आया था, उस रात से हमने तेरी हवेली पर अपनी आंख रख ली थी, क्योंकि हमने तुझे तेरी हवेली आने का वचन दिया था। कल रात भी हम यहीं से चलकर तेरी हवेली के अंदर नजर रखे हुए थे।
कि तेरी सपुत्री सुंदरमती अपने कमरे से चोरों की तरह बाहर निकली। मारे मन ने कहा कि हो ना हो ये भी सरस्वती की तरह खंडर को जा रही है। हम भी फौरन अपनी कुटिया से निकलकर तेरी हवेली की तरफ चल दिए। बाकी तो खुद हिसाब लगा ले कि जब सुंदरमती हवेली का छोटा गेट खोलकर बाहर आई तो उस वक़्त हम तेरी हवेली से कोई 20-25 कदम के फासले पर एक दरख्त के पीछे खड़े ये देख रहे थे कि वो बाहर निकलकर किस तरफ जाएगी। हमारा शक सच ही निकला, क्योंकि वह शमशान घाट की तरफ जा रही थी। जो ही वह दरख्त के करीब पहुंची तो हम दरख्त के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गए। हमें देखकर वो घबरा गई। हमने उससे इतनी रात गए हवेली से बाहर निकलने का कारण पूछा तो आगे से वो मम्मी लगी। उसके दिमाग पर कालिदास के जादू का असर था। हमने उस असर को उतार कर सुंदरमती को वापस हवेली भेज दिया और खुद भी उसके पीछे पीछे हवेली में दाखिल हो गए। पर कालिदास के कमरे तक पहुंचना हमारे लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसके गंदे शरीर की बू तेरी पूरी हवेली में फैली हुई थी। हम उसी बू की वजह से उस तक पहुंचे। अगर हमने मुरलिया को पहले से उसके कमरे में ना भेजा हुआ होता तो वो हमसे कभी भी इतनी आसानी से मार ना खाता, क्योंकि उसके सूंघने की हिस्स इतनी तेज थी कि हवेली के बाहर तक वो हमारे शरीर की बू को सूंघ सकता था। अगर उससे हमारी हवेली में दाखिल होने की जरा से भी भिनक मिल जाती तो फिर वह फौरन ही बाहर निकलकर हमसे खुली जगह मुकाबला करता या फिर अपने कमरे में ही घात लगाकर हमारे आने का इंतजार करता। लेकिन उसे मारा तो मुरलिया के चिकने शरीर ने चिकनी चिकनी सुंदरियों को भंबोड़ने वाला कुत्ता एक सुंदरी के शरीर में खोकर मार खा गया। स्वामी जी, आपने कहा था कि सुंदरमती भी सरस्वती की तरह खंडर को जा रही थी। इसका यह मतलब हुआ कि उसे काली छाया खंडर में नहीं लेकर गई। अरे कौन सी काली छाया, कहाँ की काली छाया? वो कुत्ता तुझसे झूठ बोल रहा था। सरस्वती के सर पर कोई काली छाया वाया नहीं थी। ये सब बातें उसने अपने आप को बचाने के लिए की थी। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। एक तो तू बहुत ही सीधा है जो तुझे इतने करीब की बात समझ में नहीं आई। बात यह है कि जिस दिन उसे जगजीत सिंह और कैदोराज ने सरस्वती के कमरे से निकलते हुए देखा तो कोई सरस्वती के बुलाने पर नहीं आया था, बल्कि वो तो उसके दिमाग पर अपना कब्जा करके गया था। तुम सबको धोखा देने के लिए उसने कैसी बात घड़ी कि उसे सरस्वती ने संदेशा देकर बुलाया था। तुम सब बहुत अहमक हो। अगर तुम लोग उस वक्त ये बात जानने की कोशिश करते कि कालिदास के पास राजकुमारी सरस्वती का संदेशा कौन लेकर गया था तो तुरंत ही तुम सबको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाता, क्योंकि सरस्वती ने किसी को भी कोई संदेशा देकर कालिदास के पास नहीं भेजा था। कालिदास के जादू ही की वजह से सरस्वती रात को हवेली के छोटे गेट से बाहर निकलकर खंडर गई थी। फिर तो स्वामी जी दरबान को भी सजा मिलनी चाहिए कि उसने गेट पर नजर केवल रखी। आखिर हमने उसे गेट पर खड़ा किस लिए किया है? अरे मूर्ख, उसे कुछ महतक मत कहना, क्योंकि उसके दिमाग पर भी कालिदास के जादू का असर था। स्वामी जी, क्या वो चंडाल बहुत बड़ा मंत्री था? हाँ था तो, पर अब नहीं रहा। अब तू अगली बात सुनाइए स्वामी जी। तेरे जिस पुरखे ने राजा चंद्रदीप की हवेली को मनहूस हवेली समझकर नई हवेली बनवाई थी, तो उसने अपने वक़्त के एक महान जोगी से ऐसा गंडा बनवाकर हवेली के गेट की जमीन में दबा दिया था, जिससे कोई पलीद आत्मा हवेली में दाखिल नहीं हो सकती थी। इसलिए कौशल्या की सपुत्री तेरी हवेली में दाखिल ना हो सकी। वो काफी अरसे तक रातों को तेरी हवेली में दाखिल होने का जतन करती रही, परंतु वो अपने इस जतन में सफल ना हो सकी। उसने चूंकि तेरी प्रजा को भी मारने की परतकिया की हुई थी, इसलिए उसने पहला खून राजेश का किया। राजेश ने उस सुंदरी का नाम लैलावती रखा था। अब ये ना पूछने बैठ जाना कि राजेश ने उसका नाम लैलावती क्यों रखा, नहीं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। स्वामी जी बता दें तो आपकी बहुत कृपा होगी।
बस केवल इतना ही बताऊंगा कि राजेश ने उस सुंदरी से उसका शुभ नाम पूछा तो वो बोली कि मेरा नाम तो अभी किसी ने रखा ही नहीं है। राजेश समझा कि वो उसे अपना नाम बताना ही नहीं चाहती, लेकिन वो नहीं जानता कि वाकई उसका नाम अभी किसी ने नहीं रखा। तुझे मैं ये बात तो बता ही चुका हूं कि रानी कौशल्या ने उसका कोई भी नाम नहीं सोचा था, क्योंकि वह अपनी सपुत्री का नाम उसके जन्म के बाद महान पंडितों और स्वामियों के मशवरे से रखना चाहती थी। अगर कौशल्या अपने होने वाली सपुत्री का नाम सोच लेती तो काली माता उसे ये नाम जरूर बता देती। लैलावती से जब कोई उसका नाम पूछता तो वह दुखी हो जाती थी, क्योंकि उसे असल नाम नहीं मिल सका था। कौन सा असल नाम स्वामी जी? अरे मूर्ख, वही नाम जो उसकी माता रानी कौशल्या पंडितों और स्वामियों से रखवाती। अच्छा, अब मैं समझ गया, बिलबीर सिंह ने जल्दी से कहा। लैलावती ने राजेश के बाद अपारना को भी मारा, और वो जब भी किसी को मारती तो उसकी शह रग उधेड़ कर मारती, यानी वो लोगों का खून पीती थी और अब तक खून पीती चली आ रही है। खून पीने के बाद वो अपने नाखूनों से अपने शिकार का चेहरा, उसकी गर्दन समेत बुरी तरह नोच डालती है। जब उसके शिकार की शक्ल पहचानने के काबिल नहीं रहती तो वो उसे अपने कंधे पर डालकर शमशान घाट में फेंक देती है। लैलावती नारियों को बहुत बुरी मौत मारती है, क्योंकि उसकी माता की भी बहुत बुरी मौत हुई थी। कौशल्या ने खुद अपने सीने में कटार उतारी थी, लेकिन लैलावती नारियों के सीने में कटार उतारती है ताकि इस तरह उसकी माता की आत्मा को शांति मिले। उसे सुंदर नारियों का लहू पीने में बहुत मजा आता है।